नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नई वीडियो में। आइए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। जो पहली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है एज ब्राउजर से कि एज ब्राउजर अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये फीचर आ सकता है कि वो जो वीडियोस हैं उनके रेजोल्यूशंस को बढ़ा देगा। जैसे अगर कोई लो क्वालिटी की वीडियो अगर आप एज ब्राउजर में प्ले करते हो तो उसकी क्वालिटी और ज्यादा बेटर निकल कर आएगी। यहां पर एक ऐसा एल्गोरिदम उन्होंने सेट किया है कि आप समझ रहे हो कि ऐसी बहुत सारी वीडियो होती है दोस्तों जिनका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, वो धुंधली होती है, तो उनके जो रेजोल्यूशन को वो अपस्केल कर देगा एआई की मदद से और उसको और बेहतर आपको तरीके से दिखाएगा। तो अगर आप एज ब्राउजर इस्तेमाल करने का सोच रहे हो और आप रुके हुए तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अब आपको एज ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहिए। अगली रिपोर्ट निकल कर आ रही है चैट जीपीटी की तरफ से कि चैट जीपीटी, आपको मालूम होगा कि इसको बहुत सारे एग्जाम दिए गए, उसने पास कर लिए। तो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जिसे कहा जाता है, जिसे यूपीएससी कहते हैं, भारत का ये एग्जाम आपको सिविल सर्विसेज में जाने में मदद करता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर बनने में मदद करता है। तो ये एग्जाम चैट जीपीटी को दिया गया। उसने 42 या 43 जो क्वेश्चन है उनके सही आंसर दिए, बाकी सब में वो फेल हो गई। और कुल मिलाकर जो उसके मार्क्स टोटल किए गए, अब मुझे नहीं पता ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसे एग्जाम चैट जीपीटी को दे रहे हैं, बट वो फेल हो गया यार। चैट जीपीटी फेल हो गया। यूपीएससी का एग्जाम इतना टफ होता है, लेकिन मेहनत करो तो आप इसे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हर साल इसे इंसान ही क्लियर करते हैं। तो आप भी कर सकते हो, अगर कोई दूसरा कर सकता हो आप भी कर सकते हो, बस मेहनत करनी होती है, आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह आना चाहिए। अब पता है क्यों फेल हो गया वो? क्योंकि चैट जीपीटी की नॉलेज ना लिमिटेड है 2021 तक शायद, और उसके बाद की जो चीजें हैं उसे पता नहीं है। और आपको मालूम है कि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आपको एकदम अप टू डेट रहना चाहिए और जो भी आपको करंट अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि चैट जीपीटी को शायद नहीं थी। इसलिए भाई वो फेल हो गई। अगली खबर आ रही है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, ये सारी जो भी एप्स हैं, प्ले टू विन ऐप है, इनको सब एक कैटेगरी में डाला गया है। उसके ऊपर 28% टैक्स लगाया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28%। तो 28% का मतलब आप समझते हो बहुत टैक्स होता है। तो अगर आपने बेटिंग करके कोई पैसा जीता है या गेमिंग करके भी कोई जीता है तो उसमें आपको सरकार 28% टैक्स लगाएगी। ये बहुत ज्यादा होता है। इसको कुछ लोग सिन टैक्स भी बोलते हैं, मतलब पाप का टैक्स, क्योंकि ये कोई जरूरत की चीज नहीं है। तो भाई ऐसे साइड उसमें माना जाता है कि लग्जरी वाले लोग खेलते हैं इसको, बेटिंग, कसिनो, ये सब तो बहुत अमीर लोगों की चीजें होती हैं, गरीब लोग हाँ हाँ वो अलग बात है। ताश में भी अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट हाँ ऐसे कहा जाता है। तो इसके ऊपर चिट्ठियां लिखी गई हैं भारत सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के, कि भाई हमारे जो गेमिंग है ना, इसको ये कसिनो और बेटिंग की कैटेगरी से हटा दो, क्योंकि गेमिंग एक थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है, इसको आप इसमें मत इंक्लूड करो। तो ये लेटर्स वगैरह लिखे जाने हैं और बोला जा रहा है कि ऐसे तो गेमिंग इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी यार, 28% टैक्स लगेगा। तो इसके ऊपर बात चल रही है कि इसको अलग हटा दिया जाए। मतलब गलती किसकी है? गलती उन लोगों की है जो इंडिया में ये कसिनो, बेटिंग, प्ले टू विन, रमी, पत्ती, इस तरह के जो गेम लेके आए। आजकल एक बहुत खराब चीज चल रही है कि जो भी सुंदर लड़कियां होती हैं, अट्रैक्टिव लड़कियां होती हैं, इंस्टाग्राम पर ये अपनी फोटोज वीडियोस डालती हैं, और लड़के भी अट्रैक्टिव बॉडी वाले एकदम ऐसा जू तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियोस फोटोज डालते हैं, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत आकर्षक लगते हैं, तो लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। बट एक वक्त आने पर ये ऐसी स्पॉन्सरशिप लेने लगते हैं, यानी कि रमी, बेटिंग, पोकर, पत्ती और ये सब की। अब ये प्रमोट करते हैं उन्हें और लोग इनके फैंस बन जाते हैं और फिर उसी ऑनलाइन पत्ती, रमी, इन सब पे वो पड़ जाते हैं और अपने पैसे लूज कर देते हैं। इन लोगों के ऐड भी आप देखोगे बेटिंग के, वो ऐसे हैं कि एक आदमी ऐसे नॉर्मल काम करता है, डिश वॉश करता है, पंचर लगाता है, जो भी करता है, लेकिन वो पत्ती और बेटिंग और रमी ऐप खेलने के बाद वो अमीर हो जाता है और उसके पास भाई 3 दिन के अंदर एक बहुत व्हाइट हाउस जैसा बंगला आ जाता है। अरे क्या है ये सब? तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम पर हैं, ये बहुत बड़ी वजह है कि ये इस चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं, और इसकी वजह से ना सरकार इनको गेमिंग की कैटेगरी में, अगर ये होते ही नहीं, कम होते, तो सरकार का टैक्स वगैरह का ना वो थोड़ा अलग सोचती। बट ये इतने बढ़ गए हैं अब कि अब जो गेमिंग वाले लोग हैं, जो जेन्युइन तरीके से गेमिंग करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बोझ डाल दिया और उनको भी सेम कैटेगरी में ड्रैग किया जा रहा है, जो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सही है। बट इसके ऊपर जो भी आएगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो एआई है, आपको पता होगा, पहले भाई वोल्टे सीधा आंसर दे रहा था, तो इन्होंने चैट का जो है लिमिटेड कर दिया। अब क्या है, लिमिटेशन जो हटा दी है, अभी इसमें सेलिब्रिटी मोड भी है। मतलब आप उसमें सेलिब्रिटी मोड सेट करके किसी भी सेलिब्रिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
वो डायरेक्ट आप सेलिब्रिटी से बात नहीं करोगे, बस उस सेलिब्रिटी के बारे में जो फैक्ट्स और वो सारी चीज़ें हैं वो उसमें फीड होंगी और वो आंसर देगा। जैसे कोई भी बॉलीवुड का श्री अमिताभ बच्चन जी की अगर कोई पर्सनालिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाली है तो आप उनसे उनके जीवन से रिलेटेड सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो सेलिब्रिटी मोड देखने को मिला है बिंग के एआई में। आ रही है गुड़गांव से, जहां पर एक इंसान का बहुत बड़ा स्कैम और घाटा और वो ठगी हो गई है उसके साथ यार। 29 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिए गए। 29 लाख, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 29 लाख रुपए। दरअसल ये इंसान इंस्टाग्राम पर आईफोन खरीद रहा था, इंस्टाग्राम पर खरीद रहा था। जो भी सेलर वगैरह होते हैं, मैं तो पहली कौन से थोड़ा सा बच के खरीदो इतनी महंगी चीजें। हम यार नॉर्मली अमेजोन से 10,000 से ऊपर की चीज खरीदने में डरते हैं, तो ये भाई साहब सस्ते आईफोन खरीदने इंस्टाग्राम पर निकले थे। बाकी सारे लोगों से रिव्यू लिया कि क्या ये सेलर सही है, तो ये जो जितने भी बाकी लोग थे जिनसे वो पूछ रहा था वो भी उस फेक सेलर के गुर्गे थे। उन्होंने बोल दिया भाई साहब एकदम ट्रस्टेड है, आप ले ही लो आईफोन, आपको तो सस्ते मिल जाएगा। मुझे नहीं पता किस प्रकार, लेकिन उस इंसान के अकाउंट से 29 लाख रुपए निकाल लिए गए। उसके बाद उसे लगा कि ये 29 लाख रुपए वापस आ जाएंगे जब मेरा आईफोन मुझे मिल जाएगा। अब ये इंसान काफी दिनों से वेट कर रहा है अपने आईफोन का और 29 लाख रुपए का, जो मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इसको कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। 29 लाख रुपए नहीं मिलेंगे दोस्तों, ना ही आईफोन आने वाला है दोस्तों। तो आखिर बचे कैसे? देखो, पहली बात तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन या आईफोन या जो भी ऐसे ही रैंडम किसी इंस्टाग्राम आदमी से खरीदना मुझे नहीं लगता सही है। और जो रिव्यूज डले होते हैं वो फेक होते हैं, और जिन लोगों से आप पूछोगे जो इनके ट्रस्टेड बायर होते हैं वो सब इन्हीं के बनाए हुए अकाउंट होते हैं, या तो वही आदमी उसके पीछे या तो इनके बनाए हुए गुर्गे होते हैं। ये स्कैम और स्कैंडल इतने बड़े बड़े होते हैं कि इसमें 50-60 लोग मिले हुए होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 50-60 लोगों से आप बात कर रहे हो कि ये जेन्युइन सेलर है, वो एक्चुअली उसी के गुंडे हैं या उसी के लोग हैं जो आपको फंसाने के लिए तैयार किए गए हैं, उसकी फील्डिंग सेट की गई है ऑनलाइन। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए मेरे दोस्त। आईफोन खरीदना है तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की डिस्काउंटेड सेल से आप खरीद सकते हो, जो भी निकलती हैं ट्रस्टेड साइट से ही खरीदो, मेरे कहने का मतलब है। यहाँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। या आप अपने ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकते हो, ये बहुत ही अच्छा और ट्रस्टेड ऑप्शन है। जाके अपना खरीदो स्टोर से, बड़ी मोबाइल की ट्रस्टेड दुकान होती है, वहाँ से जाके खरीदो भाई। कुछ गारंटी भी मिलती है, कुछ एक जवाबदेही भी होती है दुकानदार की ऐसे तो। और आप कहीं से ऐसे ही खरीद रहे हो तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अब जो लास्ट खबर आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपको मालूम होगा, काफ़ी बुरी हालत है वहाँ पर। तो वहाँ के बैंकों ने अब अपने कस्टमर के केवाईसी करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ताकि उसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ना हो पाए। आपको मालूम होगा किसी देश की जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खतरे में होती है तो वहाँ पर ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ों को कम करने की ज़रूरत होती है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें एक बूस्ट मिल सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडैप्ट कर लिया है, जो कि अच्छी टेक्नोलॉजी है और उनकी काफ़ी मदद कर सकती है वो। तो यही है आज की भाई टेक न्यूज़। और आप बात करते हैं हम आज के टेक टर्म के बारे में। आज का टेक टर्म है TTS, जिसे टेक्स्ट टू स्पीच भी कहा जाता है। ये एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जिसे रीड अलाउड भी कहा जाता है साधारण भाषा में। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिजिटल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे मशीन पढ़कर सुनाती है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है उन लोगों के लिए जिनकी नज़र कमज़ोर है या जो नहीं देख पाते हैं, तो वो सुनकर भी अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो ठीक से, जिनकी नज़र कमज़ोर भी है या जो नहीं देख सकते, तो वो भी फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, और करते भी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दे दिया भाई। आज छोटी होली का त्यौहार है, होलिका दहन का त्यौहार है, तो आप सभी को शुभकामनाएं इस चीज़ की। आज का दिन आपका मंगलमय हो। और मैं इसी के साथ चलता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।